आज आपको बताते हैं अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग डी कंपनी के सबसे खतरनाक और बेरहम शार्प शूटर के बारे में। वो इतना ज़्यादा घातक और इस कदर दहशतनाक था कि 90 के दशक में उसे मुंबई में दाऊद यंगेस्ट किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। ऐसे तो दाऊद और छोटा शकील ने अपनी गैंग में एक से बढ़कर एक हिटमैन रखे हुए थे और उनके जरिए कई सारी सुपारी किलिंग्स करवाई, मगर आज बात होगी उस आदमी की जो डी कंपनी के सबसे खतरनाक हिटमैन था। आगे आपको पता चलेगा कि कैसे इस शार्प शूटर ने पूरी मुंबई के एडमिनिस्ट्रेशन को हिला कर रख दिया था। दाऊद की गैंग के इस शूटर का नाम था फिरोज अब्दुल्ला सुरुगुरो। फिरोज कोंकण का रहने वाला था, इसलिए लोगों ने इसे फिरोज कोंकणी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। फिरोज ने अपनी पहली हत्या उस वक्त की जब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। यह सोचने वाली बात है, जो उम्र पढ़ने लिखने और मेहनत करने की होती है, उस उम्र में 16 साल का दुबला पतला सा लड़का शार्प शूटर बन गया था। फिरोज कोंकणी ने अपनी पहली हत्या निशान पारा रोड डोंगरी पे करी। उसने एक शख्स का गला उस्तरे से काट दिया और उसकी उसी वक्त हत्या कर दी। इस हत्या को अंजाम देने के बाद से फिरोज पूरे मुंबई में फेमस हो गया था। 1992 में अपनी पहली किलिंग करने के बाद फिरोज लोगों के बीच में अपनी धाक बनाने लग गया। धाक बनाते बनाते फिरोज लोगों के बीच में और ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। फिर जब एक दिन फिरोज के पास छोटा शकील की कॉल आती है और छोटा शकील उससे कहता है, फिरोज दाऊद की गैंग के शूटर बनोगे? फिरोज छोटा शकील की यह बात सुन के प्रभावित हो जाता है और डी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। यह बात है 1992 की, उसी साल की जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था और दिसंबर में रॉयट्स शुरू हो गए थे डोंगरी के कई इलाकों में। और जो वहां पर दाऊद इब्राहिम के दूसरे इलाके थे, वहां पर हिंदुओं पर छुरेबाजी की घटनाएं शुरू हो गई थीं। इन घटनाओं को देखते हुए पुलिस को दो लोगों पर पूरा शक था। पहला लड़का था सलीम रामपुरी और दूसरा था फिरोज कोंकणी। उस जमाने में कम्युनल राइट्स अपने चरम पे थे और शिवसेना और मुस्लिम समुदाय में गर्मा गर्मी और भड़काऊ बयानबाजी चल रही थी। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल की वजह से फिरोज कोंकणी ने 2 मठाड़ी वर्कर्स का गला काट दिया और फिर इसके बदले मुहिम में मुसलमानों की किलिंग्स की गई। इन किलिंग्स के बाद मुंबई में सेकेंड वेव के रॉयट्स शुरू हो गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा विनाशकायक थे। इसके एक साल बाद फिरोज कोंकणी ने अपनी सबसे बड़ी किलिंग को अंजाम दिया। दिन था 25 अगस्त 1994, जब एक बीजेपी के एमएलए अपने घर से निकले और अपनी वाइट एम्बेसडर में बैठे तो 2 अज्ञात लोग उनका पीछा कर रहे थे। वो 2 लोग थे फिरोज कोंकणी और साजिद बाटलीवाला। ये दोनों 5 दिनों से एमएलए की रेकी कर रहे थे। एमएलए की गाड़ी जब बांद्रा के ट्रैफिक स्टॉप पर रुकी तो फिरोज ने AK-47 से एमएलए पर धुआंधार फायरिंग कर बीजेपी के नेता की उसी वक्त हत्या कर डाली। आपको बता दें कि बीजेपी के उन एमएलए का नाम था रामदास नायक। रामदास नायक बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। उनके बारे में कहा जाता था कि अगर वो जिंदा होते तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर होते। रामदास की हत्या यकीनन एक सुपारी किलिंग थी, लेकिन किसने सुपारी दी, क्यों दी, इसका पता आखिर तक नहीं चल पाया। सिर्फ इतना पता चल पाया कि उनकी सुपारी छोटा शकील ने ली थी और गोलियां चलाने वाला था फिरोज कोंकणी। ये सोचने वाली बात है कि किस तरह बीजेपी के एक बाहुबली नेता को फिरोज ने दिन दहाड़े मार डाला और किसी को पता भी नहीं चला। किलिंग्स करने के बाद तकरीबन 15 महीनों तक फिरोज लापता रहा। किसी को नहीं पता था कि फिरोज कोंकणी कहाँ गायब हो गया था। आप सोचिए, मुंबई की क्राइम ब्रांच जो उस वक्त वन ऑफ द बेस्ट यूनिट मानी जाती थी, लेकिन वो लोग भी कोंकणी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन फिर एक दिन राकेश मारिया, जो कि उस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच के हेड थे, उनको एक दिन अपने खबरी से खबर मिली कि फिरोज कोंकणी बेंगलोर के ब्लू डायमंड होटल में छिपा हुआ है। रात के 2 बजे जब क्राइम ब्रांच ब्लू डायमंड होटल पहुंची तो फिरोज अपने रूम में था। जैसे ही ऑफिसर्स ने दरवाज़ा खोला तो उन लोगों ने देखा कि फिरोज कोंकणी कुर्सी पे बैठकर शराब पी रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम को देखकर फिरोज फौरन अपनी AK-47 पर लपका, मगर पुलिस ने उसको तुरंत गिरफ्त में ले लिया। 1995 में क्राइम ब्रांच के लिए फिरोज कोंकणी की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन ये कामयाबी की खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी, क्योंकि फिरोज ने पुलिस की कस्टडी के दौरान
17 मर्डर एक्सेप्ट किए और उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। फिर एक दिन जेल में एक वक्त ऐसा आता है कि फिरोज़ को मालूम होता है कि उसको जेजे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तभी फिरोज़ ने फ़ौरन अपने साथी साजिद बाटलीवाला जो बाहर था उसको खबर दी और बोला कि तुम जेजे हॉस्पिटल के पास फील्डिंग सेट कर देना। 6 मई 1998 को जब फिरोज़ को पुलिस जेजे हॉस्पिटल ले गई तो साजिद ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फिरोज़ को फरार कर ले गया। फिर कहा जाता है कि फिरोज़ काठमांडू भाग गया और काठमांडू से दुबई और आखिर में कराची चला गया। पुलिस सोर्स के अनुसार जब फिरोज़ कराची पहुंचा तो उसमें गुरूर आ गया था कि वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। उसका ये गुरूर छोटा शकील को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिरोज़ अब शकील को खटकने लगना शुरू हो गया था। अचानक एक दिन खबर आती है कि कराची की बाज़ार में शूटर्स ने फिरोज़ को गोली मारकर उसकी मर्डर कर दिया है। 2003 में फिरोज़ कोंकणी और उसके क्रिमिनल करियर का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।